नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टॉक। साथियों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड में कि यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक है आज का वह है युग्मकों में जनन यानी गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस में बेसिकली दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है oogenesis। तो आज के अध्याय में जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणुओं का जनन किस प्रकार होता है। साथियों, प्राणियों में प्रजनन की एक जैविक गुण है जिसमें संतति को बनाए रखने के लिए प्राणी जनन करते हैं। प्राणियों में जनन दो प्रकार से होता है, मुख्य रूप से अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उच्च प्राणियों में जितने भी हायर डेवलप जो प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में लगभग प्रजनन की जो विधि है वो लैंगिक विधि के द्वारा ही अपना जनन करते हैं। इसमें सबसे पहले जो जीव हैं उनमें जनन करने के लिए लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। इन लैंगिक अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों की विशेष कोशिकाओं को जिन्हें हम जनन कोशिकाएं कहते हैं, उन युग्मकों का निर्माण होने के बाद युग्मकों के निर्माण की क्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। उसी कड़ी में हम युग्मक जनन में सबसे पहले नर प्राणी में जो युग्मकों का जो निर्माण होता है वो शुक्राणुओं का होता है और शुक्राणु गतिशील युग्मकों का जो निर्माण है उन्हें स्पर्म भी कहा जाता है। यदि मादा प्राणी में बात करें तो उसमें अगतिशील युग्मकों का निर्माण होता है जो ओवम या अंडाणु कहलाते हैं। ये युग्मक माता व पिता के आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतति के माध्यम से पहुंचाते हैं और इस पीढ़ी से लगातार आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता रहता है और आने वाली पीढ़ी में माता पिताओं के लक्षण उसमें लक्षणों का जो मिश्रण होता है वो उनमें पाया जाता है। जब प्राणी लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो उनमें जनन अंगों के द्वारा उनमें जो गोनेट्स होते हैं जनक, उनमें युग्मकों का निर्माण होने लग जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हर प्राणी में एक युग्मकों का मैच्योर होने के एक उम्र या एक समय होता है जिसमें उनकी युग्मकों में हार्मोन्स की वृद्धि के कारण उनमें युग्मकों का लगातार विकास होता है और विकास होने के बाद में उनमें लगातार नए युग्मकों का निर्माण होता रहता है जिन्हें हम जनन कोशिकाएं भी कह सकते हैं। हर प्राणी के अंदर जो जनन अंग जो होते हैं उनमें सबसे पहले जो कोशिकाएं होती हैं युग्मकों के निर्माण के लिए, उनकी प्रथम जो शुरुआत है वह है प्राइमोर्डियल जनन कोशिकाएं या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जिनके द्वारा भ्रूणीय मीजोडर्म से इनका निर्माण होता है। और स्तनधारी जंतुओं में प्राइमोर्डियल जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। एंडोडर्म और ये सभी विकसित जो प्राणी हैं वो सभी त्रिस्तरीय जंतु होते हैं। अतः त्रिस्तरीय जंतुओं में जो है इनमें जो जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है एंडोडर्म से होता है और भ्रूणीय विकास के दौरान इन जननों का माइग्रेशन अलग अलग जीवों में जननों में पहुंचकर अलग अलग प्रकार का जनन कोशिकाओं का निर्माण पाया जाता है। और ये नर प्राणियों में वृषण और मादा प्राणियों में अंडाशय यानी ओवरी और इनमें नर में टेस्टिज के नाम से जाना जाता है। युग्मकों के केंद्रक में डीएनए के माध्यम से आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इनमें जो युग्मक जो ओवम और जो स्पर्म हैं उनके अंदर दोनों ही युग्मकों में अपना अपना खुद का सेल्फ डीएनए पाया जाता है। यह डीएनए ही जब निषेचन की क्रिया होती है तो उस समय दोनों युग्मकों का आपस में मिलना, जिससे दोनों प्रकार का डीएनए आपस में मिलकर एक नई संतति का निर्माण करते हैं। उससे एक नई संतति का निर्माण होता है जिसमें माता पिताओं के सभी आनुवंशिक गुणों का संचारण होता है। अब इसी कड़ी में हम
शुरुआत करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक तरह से शुक्राणु जनन कहलाता है। इसमें जो नर प्राणियों में जो जनन कोशिकाओं में जो युग्मकों का निर्माण होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें नर प्राणियों में वृषणों के अंदर या टेस्टिज में जनन अंग होते हैं जो भ्रूणीय विकास के दौरान प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती हैं वो वृषणों में या टेस्टिज में संगठित इकट्ठी रहती हैं। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से कुंडलित और नलिका रूप में इकट्ठी रहती हैं, जिनको हम नए नाम से भी जान सकते हैं सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स या रेता नलिकाएं। आपने छोटी क्लासों में आपने बात पढ़ा होगा रेता नलिकाएं। इनको बेसिकली रेता नलिकाओं को दूसरे नाम सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये रेता नलिकाएं वृषण में जब वृषण की टेस्टिस की हम टीएस या जो अनुप्रस्थ काट की जो हम स्थायी स्लाइड में जब अध्ययन करते हैं तो उसमें उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स जो नलिकाएं हैं उन ट्यूबुल्स की सबसे अंदर की जो प्राइमरी जो लेयर्स होती हैं शुरुआत बाहर की तरफ जो अंदर की फर्स्ट जो लेयर होती है वो लेयर्स में उनमें सबसे पहले नलिकाएं परस्पर संयोजी ऊतकों से बंधी रहती हैं। ये रेता नलिकाएं जर्मिनल एपिथेलियम्स की एक स्तर को या एक लेयर्स को अपने ऊपर ढके रहती है। कशेरुकी प्राणियों की रेता नलिकाओं में जनन उपकला कोशिकाओं के बीच में कुछ सोमेटिक सेल्स या काय कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो विकसित हो रहे स्पर्म्स को पोषक पदार्थ या न्यूट्रिटिव या फूड्स अवेलेबल कराती हैं, जिससे वो लगातार स्पर्म अडल्ट हों, मैच्योर हों और आगे काम आए, जनरेशन के काम आए। इस तरह लगातार जो शुक्राणु कोशिकाएं पोषक पदार्थों को काम में पोषक पदार्थों को अवेलेबल कराने के लिए इनमें कुछ ट्यूब लाइक या बड़ी सर्टोली सेल्स जो पाई जाती हैं वो भी एक तरह का पोषण पदार्थों को अवेलेबल कराती हैं जो मध्य मध्य में ये पाई जाती हैं। यदि अपन इसमें देखा जाए तो सर्टोली सेल्स के बारे में यदि हम सर्टोली सेल्स, इसमें ये सर्टोली सेल्स हैं आपके, सर्टोली सेल्स हो गई। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले ये जो मानचित्र आप देख रहे हो ये एक तरह का मैच्योर स्तनधारी प्राणी की टेस्टीज का अनुप्रस्थ काट है, जिसके अंदर हम एक सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स का एक संरचना है, एक ट्यूब की संरचना है, जिसकी टीएस में हम सबसे पहले जो देखते हैं तो बाहर की तरफ संयुक्त ऊतकों से जुड़ा हुआ सिरोसा। उसके बाद में जो अंदर की जो फर्स्ट लेयर है वह है जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद में जर्मिनल एपिथेलियम से अंदर की ओर कुछ सेल्स मैच्योर होकर द्विगुणित कोशिकाओं में रूपांतरित होकर अंदर की ओर दिख रहे हैं। ये अंदर की ओर दिखने वाले हैं स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स हैं वो बिखरी हुई हैं पूरी ट्यूब में, सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स में, और उनके बीच में सर्टोली सेल्स मोटी मूलाकार जो संरचनाएं हैं ये आपकी सर्टोली सेल्स है। ये है आपकी सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स नरिशमेंट या पोषण का कार्य करती हैं, और उसके बाद में स्पर्मेटोगोनिया से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड, देन उसके बाद में स्पर्म फाइनली बन जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपका लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब हम इस मानचित्र की बाद में यदि हम बात करें कि शुक्राणु जनन की क्रिया सतत और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इस जटिल प्रक्रिया को हम बहुत ही सहज सरल रूप से इसका अध्ययन करते हुए हम इसको समझ सकते हैं। इस क्रिया में दो अवस्थाओं में विभेद कर सकते हैं। पहली अवस्था स्पर्मेटोजेनेसिस की है कि स्पर्मेटेट्स का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेट्स ऑफ
साइटोसिस, यानी एक स्पर्मेटेड सेल का निर्माण होना। फर्स्ट स्टेप में स्पर्मेटेड सेल्स बनती हैं। स्पर्मेटेड सेल्स के बनने के बाद सेकंड स्टेप जो है वो है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोमेटोलियोसिस। नाम से ही हमें बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस पता लग रहा है कि पहले स्टेप में तो स्पर्मेटेड सेल्स का निर्माण होगा। स्पर्मेटेड होते हैं बिगर पूंछ वाले एक मैच्योर स्पर्म सेल्स का निर्माण होना, और सेकंड स्टेज जो बी है स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें स्पर्मेटियोलियोसिस यानी जो स्पर्मेटेड सेल्स जो बनी हैं उसके बाद में पूंछ युक्त स्पर्म का निर्माण होना कहलाता है। अतः हम प्रथम स्पर्मेटेड सेल्स का निर्माण करने की प्रक्रिया में यदि हम बताएं तो उसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में इस पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम 3 भाग हैं, जिसमें पहला है आपका गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, एंड थर्ड है आपका परिपक्वन प्रवस्था। तीनों नामों को आप भली भांति पहले से भी आपने देखा होगा। इसमें हम देखें तो चित्र को देखते हुए अपन इस स्टेप को पूरे को 3 भागों में समझ सकते हैं। यानी पहला स्टेप है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रवस्था। सेकंड फेज है आपकी ग्रोथ फेज एंड थर्ड फेज है आपकी मैच्योरेशन फेज यानी परिपक्वन प्रवस्था। फर्स्ट फेज जो थी आपकी, फर्स्ट फेज हो गई आपकी ये, और सेकंड फेज हो गई आपकी ये, एंड थर्ड फेज हो गई आपकी ये। तीनों फेजों में प्रथम फेज में जो स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो सेल्स जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स से निकलने के बाद उन सेल से एक सेल्स आकर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में गिर जाती है। ये सेल्स ही स्पर्मेटोगोनियम है जो 2n सेल्स के रूप में रहती है, यानी इसको द्विगुणित कोशिका भी कह सकते हैं। द्विगुणित कोशिका लगातार अपनी कोशिकाओं में विभाजन करती रहती है और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती है, जिससे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के रूप में तैयार हो जाती हैं, और इस प्रकार से ये वृद्धि प्रवस्था, ये गुणन प्रवस्था आपकी पूर्ण होती है। गुणन प्रवस्था पूर्ण होते ही ये आपकी ग्रोथ फेज अवस्था में एंट्री कर जाती है। ग्रोथ फेज अवस्था में आते ही इसमें प्राथमिक शुक्राणुजनन कोशिकाओं में प्राथमिक तुलना में ज़्यादा वृद्धि बहुत कम होती है, लेकिन इसमें आकार में दुगनी और बड़ी हो जाती हैं। केंद्रक के आकार में बड़ा हो जाता है। इस तरह से कोशिकाएं अपने परिपक्वन विभाजन के तैयार होकर एक मैच्योर अवस्था में आ जाती हैं, जिसको हम इसीलिए इस अवस्था का नाम है वृद्धि प्रवस्था, यानी फुली ग्रोथ होने के बाद ये तैयार हो जाती है। इस अवस्था को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जैसे ही तैयार होती है उससे ये अवस्था परिपक्वन यानी मैच्योरेशन फेज में ये एंट्री कर जाती है। मैच्योरेशन फेज में एंट्री करते ही प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिकाएं जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं वो डिप्लॉइड सेल्स विभाजन करके हैप्लॉइड सेल्स में बदल जाती हैं, यानी द्विगुणित कोशिकाओं का अगुणित कोशिकाओं में विभाजन होकर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनमें एक 2n कोशिका से 4 नए n कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी इसमें एक तरह से अर्धसूत्री विभाजन होकर नए स्पर्मेटेड सेल्स का निर्माण हो जाता है। इसमें अर्धसूत्रण होता है, दूसरा और द्वितीय परिपक्वन विभाजन कहलाता है। इस प्रकार से ये तीनों परिपक्वन विभाजन होने के बाद जो स्पर्मेटेड सेल्स बनते हैं ये विदाउट मोटाइल यानी ये गमन नहीं कर सकते हैं, एक जगह स्थायी रहते हैं क्योंकि गोलाकार संरचना होती है, लेकिन इनमें आनुवंशिक पदार्थ और अन्य सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसमें उपस्थित रहते हैं। इन उपस्थित होने के कारण इन कोशिकाओं का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है जो स्पर्म बनने में असमर्थता दिखाते हैं। अतः इस अवस्था का स्पर्मेटेड सेल्स का दूसरी अवस्था में ये बी वाली जो अवस्था थी अपनी, वो अवस्था थी ये स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस, यानी किसी चीज़ का
ह्रास होना या कम होना और नए स्पर्म्स का निर्माण होना। यानी स्पर्मेटेड सेल से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ए से बी अवस्था में आने में, यानी ये पूरी अवस्था तो ए में आ गई अपने, और इसके बाद में ये आपके बी में, यानी ए से और बी में आने में कोशिकाओं के अंदर किसी चीज़ का कम होना, लाइसिस होना, उनमें से हटना चीज़ों का, वो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कुछ चीज़ों को हटकर और एक स्पर्म के रूप में तैयार हो जाना, ये सब स्पर्मेटोमियोजेनेसिस। अब हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे तो इसमें देखो स्पर्मेटेड सेल्स में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या और स्पर्मियोजेनेसिस से शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। यानी इसमें विभेदन हो रहा है, परिपक्वता के बाद में विभेदन होना ही शुक्राणु के निर्माण को अगुणित, लंबा और ये इस तरह से आपके स्पर्मेटेड सेल से अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होना और स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और इस प्रकार से हमें जो लास्ट में जो शुक्राणु प्राप्त होंगे वो अगुणित, लंबे, पूंछ युक्त और गतिशील होंगे, मोटाइल होंगे। इस प्रकार से ये क्रिया पैतृक लगातार होती रहती है। होने के बाद में यह प्रक्रिया होने के बाद में इसमें जो गुणसूत्र हैं उनका जो अड़सूत्री विभाजन जब होता है तो 2n कोशिकाओं से 4 नए n हैप्लॉइड स्पर्मेटेड सेल्स का निर्माण होता है।